तो हेलो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं एनएलएम। ठीक है, एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, तो न्यूटन बाबा ने एक और चीज़ आविष्कार की थी जो है लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, अब मोशन कैसे होता है इतना तो मैं आशा रखता हूँ कि सबको पता होगा कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ना? इसी से कुछ कुछ हो के मोशन होता है। ठीक है, तो ये बात तो भी छोड़ते हैं, इतना भी आगे नहीं जाना अभी, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एनएलएम के यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका फर्स्ट जो लॉ होता है FIRST, वो क्या है, उसका एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है इतना तो सबको शायद पता ही होगा, नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ, है ना। मानते हैं ये कैप है मेरे हाथ में, ठीक है, इसी का एक कैप है, ये मेरा हाथ सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, 1 सेकंड बाद भी इधर ही है, 2 सेकंड बाद भी इधर ही है, 3 सेकंड बाद भी इधर ही है। हिला नहीं हिला ना, नहीं हिला तो मैं आपके सामने करूँ, हिला नहीं हिला ना। लेकिन मैंने एक काम किया, इधर मैंने इसको रखा और ऊपर से मैंने एक फोर्स डाल दिया, अनबैलेंस फोर्स है ये। क्या हुआ, ये मूव किया। वैसे तो ये सर्कुलर था, कोई एक ब्लॉक के शेप का होता या चल मैं दिखाई देता हूँ। एक सरफेस है ये, इतना क्लियर नहीं रहा था, सरफेस है ये, सरफेस के ऊपर मैंने एक m मास का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, यहाँ से 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से भी 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, है ना, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। वैसे ये मैंने रखा था हाथ पे, तब भी 0 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है ना। लेकिन मैंने 0 न्यूटन का फोर्स है किसी एक तरह से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कितने भी न्यूटन का फोर्स लगा दिया। देखो यहाँ पे भी न्यूटन ही आ रहा है, न्यूटन सब जगह छाया हुआ है, रॉक स्टार। ठीक है, तो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ से कुछ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगी, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि मोशन होगी। अब अनबैलेंस फोर्स अगर आप कहीं गूगल से छापोगे तो वहाँ पे कभी कभार लिखा होता है फर्स्ट लॉ के अंदर अनबैलेंस फोर्स। बच्चे यहीं पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मतलब ये इनर्शिया का तो मतलब समझ आ गया ना कि रुका हुआ चीज़ रुका रहेगा, मोशन वाली चीज़ मोशन में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उसको तब तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दो उस पर, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स कौन सी होगी, लॉग m। यहाँ से अगर मैंने यहाँ से 0 न्यूटन का रखा था, मानते हैं इसको मैंने यहाँ से, या चलो छोड़ो, यहाँ से 10 न्यूटन का रखा था, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स, तो अभी क्या है, ये बैलेंस है, यानी कि इसका नेट फोर्स क्या है, 0। तो नेट फोर्स कैसे होता है, बिगर माइनस स्मॉल, वो आता है आपका नेट फोर्स के इक्वल। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बिगर है नहीं, किसी को भी माइनस कर तो यहाँ पे हो गया 0 न्यूटन का नेट फोर्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 0 कर दिया तो अब क्या होगा, 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, है ना, इस तरह की लगेगा, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतना भी ये शीट नहीं आता, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, वैसे पता होगा आपको वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगेगा, ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, समझ आया, यानी कि अभी इधर का नेट फोर्स निकालना है मेरे को, बिग क्या है 10 न्यूटन, माइनस स्मॉल क्या है 0, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स। अब डायरेक्शन देना जरूरी है यहाँ पे, या तो यहाँ मूव करेगा या तो यहाँ मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा पता नहीं, तब वो हो जाएगा खराब। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो ऐसे क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लॉ बच्चा वाला होता है, फर्स्ट लॉ से कोई क्वेश्चन उठ के आ ही नहीं सकता, तो ये फर्स्ट लॉ से क्या निकाल लोगे आप। सेकेंड लॉ होता है थोड़ा सा खतरनाक, सेकेंड लॉ के वो बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ होता है, अब फर्स्ट लॉ का पहले आप डेफिनेशन खुद लिख लो, या तो गूगल से छाप के लिख लिया, तभी बता देता हूँ। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट, यानी कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या ब्लॉक मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई अनबैलेंस फोर्स उसको डिस्टर्ब ना कर दे। ठीक है, इतना ही बस। अब एक और चीज़ जान लो, आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले एक और खतरनाक जानवर के बारे में जान दो कि मूवमेंट
मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या होता है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको नोट किया जाता है इससे, जब आप न्यूटन लॉज ऑफ थर्ड मोशन के बाद अगर आप कुछ बुक्स में होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब तो शायद निकाल दिया गया है, वैसे एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलते भी नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये इक्वल होता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया था, इस बार जेईई मेंस में ही आया था, कि चलो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप सब खुद कर लेना अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है तो, कि ब्लॉक है एक 1000 kg का, वो कुछ v6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और क्या था, हाँ, और इसके ऊपर 200 kg का ब्लॉक और डाल दिया है, तो अब जो नया वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा पता है, ये वाला फॉर्मूला कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है 1000 इंटू वेलोसिटी है 6, अब नया मास क्या है 200 kg और डाल दिया ना, तो 1200 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आ गई 1000 इंटू 6 बाय 1200, तो नई वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये जेईई मेंस का सवाल था, ये आपसे कुछ पल्ले पड़े या ना पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो जेईई मेंस का ऊपर सॉल्व कर लेगी, बाद में करोगे ना 10th में आप सब, तो ठीक है। तो सेकेंड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। यहाँ से एक जो सेकेंड लव होता है, सेकेंड NLM, वहाँ से एक सबसे बढ़िया इक्वेशन निकल के आता है जिसको कहते हैं हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और इससे ज़्यादा को इसका अगर डेरिवेशन समझना है तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि मानते हैं बॉल है जो भगते मेरी तरफ आ रही है, मेरे दोस्त ने मेरे को बहुत इसका मारा है बॉल, ठीक है, और मैं भी इंसान, मैंने भी फिजिक्स सीख रखा है, तो मैंने खिंचा के बॉल को अपने दूसरे दोस्त के डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है। तो बॉल कहाँ गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। तो यहाँ पे इसका मास तो कांस्टेंट है, मास में तो कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा, है। अब मास में चेंजेस कब आता पता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रॉकेट का क्वेश्चन होता है कि क्योंकि रॉकेट जब ऊपर जाता है ना तो उसका फ्यूल बर्न होता है, तो उसका वेट कम होते जाता है, तो तब वहाँ पे मास भी चेंज होता है और वेलोसिटी तो चेंज होती है, तब वहाँ पे डेल्टा पी निकालने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ v वेलोसिटी से और ये कुछ u वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। v और u अलग अलग है दोनों को एक में मत ध्यान देना। अगर मैं कहूँ क्योंकि ये होगा, वैसे तो ये चेंज के लिए होता है, पी एफ इक्वल टू पी इनिशियल, ये समझ नहीं आएगा आपको। पी इनिशियल क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये पी फाइनल क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये यू है, ठीक है, यू है। अगर मैं कहूँ और कुछ तो टाइम भी लगा होगा ना, कुछ तो टाइम भी लग गया होगा, तो मैं मानता हूँ टी टाइम लग गया। और अगर मैं एम वी यानी कि ये वाले में से, है ना, एक सेकेंड मैंने एक चीज़ उल्टी की है, यहाँ पे जो है ना ये वी होता है, वैसे फाइनल होता है वैसे तो, लेकिन लेके कोई फायदा है नहीं, इक्वेशन में कोई तो प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। इनिशियल होता है वैसे यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के जैसे न्यूटन पावर में बताया है वैसे ही कर देते हैं, ठीक। तो एम वी माइनस एम यू बाई टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, ठीक है। अगर मैं m कॉमन आउट ले लूँ, v माइनस यू बाई टी
इक्वल टू फोर्स। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हम एक्सेलरेशन देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, इसलिए ये डेराइव होके आता है। ठीक है, वैसे तो ये जो मैंने v माइनस यू बाई टी बताया है, ये जब हम इसी वीडियो में बता दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका आता है v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आएंगे। मैंने शायद गलत बोल दिया है। ठीक है, वैसे इक्वेशन मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यही है, ये समझिए। वैसे इसका डेरिवेशन आप भाई आप नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, ये क्लास 8 के लिए वीडियो डेडिकेटेड है, क्लास 9 वाले भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ही होगा देख लोगे तो वैसे ही होता है। और एक और चीज़ समझ लो कि फोर्स जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। तभी यहाँ से मैं ये उठा के लेके आया। ठीक है, अब थर्ड जो है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम बनते हैं। अब वो क्या है, कोई गेस कर सकता है? तो थर्ड एनएलएम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि यही से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी चीज उठ के आता है। ठीक है, कि अगर P इनिशियल वही इक्वल होगा P फाइनल के। अब ये कहीं कहीं पे ही लगता है, ये सब जगह नहीं लगता। जैसे कि रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि रॉकेट का अगर फ्यूल आधा बर्न हो गया तो उसका मास में भी कुछ चेंज आएगा, है ना। तो ये तो अभी आपको समझ नहीं आएगा रॉकेट वाला क्वेश्चन, इसलिए रॉकेट वालों से ही सीखने देते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ में ही आता है, तो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि मानते हैं ब्लॉक है, मास m, मूविंग v वेलोसिटी, और एक और है जो मास m है लेकिन मूविंग विद u वेलोसिटी। टकराए तो यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। ये वैसे आपको समझ नहीं आएगा, एनसीईआरटी वालों के लिए, तो मैं रहने ही देता हूँ आप सबके लिए, वरना इसके लिए आधा पन्ना हो जाएगा, कोई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप सबको समझ नहीं आएगा, फिर आप सब ऐसे हो जाओगे कि क्या है ये, समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये जो अब डायरेक्टली चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो सब खुद ही कर लोगे। कि ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाया था, ये भी मेरे बचपन का था, बचपन क्या, मैं भी अभी बच्चा ही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन था 2-3 साल पहले का, कि 8000 kg ऑफ इंजन पुल्ड बाय अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ट्रेन के डिब्बे हैं, ऑफ ईच 2000 kg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड अ ट्रैक ऑफर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। कैसे निकालोगे, मैंने बता दिया है। ठीक है, आप सब ने अगर नहीं देखा तो इसको धीरे कर लेना इस वीडियो को और लिख लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। वैसे इसका आंसर जो है एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसका, तो वो होगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक कर लेना अपना आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक मैं आप बढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो ये तो समझ आ गए होंगे तीनों लोग, है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 3 इक्वेशन है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है v स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2as। एक सेकेंड, ये v स्क्वायर बेटा मैंने भी सोचा ये s स्क्वायर तो कहीं नहीं देखा मैंने। ठीक है, एक और है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये t है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ ये आया कहाँ से। और एक जो मैंने अभी बताया ना कि पहले तो अभी इनका डेरिवेशन भी देख लेते हैं।
सबसे पहले पहले वाले का देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन है कि ये ब्रह्मदेव ने हमको दिया है, क्या दिया है कि v माइनस यू बाई टी हमेशा एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। वैसे हमको थोड़ा बहुत पता भी है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नहीं वैसे नहीं समझ आएगा आप सबको, छोड़ दो वैसे। ये मान लो कि ब्रह्मदेव ने हमको खुद आके प्रकट होकर दिया है, ठीक है, क्योंकि यही से चालू होता है हमेशा। और फिर ये अगर पता ही है तो v इक्वल टू यू v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, मतलब ए टी के यहाँ से जाएगा तो प्लस यू टी प्लस यू हो जाएगा। फर्स्ट तो यही था। अब फर्स्ट से ही हम सेकेंड को प्रूव करते हैं, तो ये सब लाइन वाइज होता है ना, कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज़ पता है कि ये जो होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज कैसे निकालते किसी नंबर का, मतलब अगर मेरे को दो नंबर का एवरेज निकालना तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे, अगर वही 3 होगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 करोगे, है ना, ये होता है ना एवरेज। एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, सही बोल रहा मैंने, v प्लस यू बाई 2 इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड को हमने वेलोसिटी के इक्वेट माना है, तो वो मत बोलना कि कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, और d को s इंटू टी के इक्वल ले लिया, इक्वेट में ले लिया, तो एवरेज वेलोसिटी की इसके हमने स्पीड लिया है, ठीक है। तो s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट प्रूफ हुआ है कि हम कैसे लिख सकते हैं बेटा बताओ। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है? सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा है मैंने, तो यहीं से u उठा के मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ की b की वैल्यू मैंने क्या ली है पता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो u प्लस ए टी प्लस यू, यानी कि s इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टाइम, है ना। अब ब्रैकेट तो सॉल्व करना आता ही होगा, इतना तो मैं आशा रखता हूँ कि s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2, सॉरी हाँ, अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग आएंगे तो इसके नीचे अलग 2 आएगा, इसके नीचे अलग 2 आएगा, ये 2 से u 2 कैंसिल आउट, s इक्वल टू ये हाफ भी लिख सकते हैं इसको, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस इसको मैं एक और कैसे लिख सकता हूँ कि ए टी बाई 2 का स्क्वायर, है ना, लेकिन ए टी का स्क्वायर हो रहा है ना कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो हम हाफ को निकाल देते हैं ना अलग से, तो हाफ को निकाल दिया, ए टी का स्क्वायर बच गया, ये हो गया, समझ आया। अब इसको एज अ इक्वेशन मान लो, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अब इसका है ये बहुत लंबा जाएगा इसका इक्वेशन, तो पानी पी लो, समझ आ जाएगा। अच्छे अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका स्टार्टिंग चीज ही पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। अब s को मैंने क्या माना था बेटा, पता है, बेटा को बोल रहा हूँ, बच्चों भाइयों, ठीक है, s को मैंने यही लिया था ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो t की वैल्यू क्या है,
टी की वैल्यू आई है v के यहाँ पे चला गया v माइनस यू बाई ए, सब जगह ये पुट कर दो, s इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू वी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू वी स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2v मतलब 2ab। अब एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कर दिया है ना, तो अब यहाँ पे क्या लोगे, तो अब क्या बन गया इक्वेशन, अब इक्वेशन बन गया है यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2vu, है ना। या फिर मैं एक्सेलरेशन को नहीं भी काटता, एक्सेलरेशन को, और एक सेकेंड, हमने जो किया है ना वो एक चीज़ गलती की है कि यहाँ पे तो ए का भी तो स्क्वायर देना था, वो ए कहाँ चला गया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ए का भी तो स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर देना था, इसका भी स्क्वायर देना था, इसलिए गलती हो गई, मेरे से भी गलती हो गई, नहीं मानता। तो इसको ब्रैकेट में लेके मैं 2a लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है ना, तो 2a एज अ एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मिटाओ, तो यहाँ से मैं 2a ले लेता हूँ, 2 इंटू वी सॉरी यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2v। अब यहाँ से मैं एक और चीज निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक माइनस निकल के आया, तो यहाँ पे माइनस 2uv, फिर यहाँ पे एक और आएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ से माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया, और यहाँ से माइनस 2u है और यहाँ पे u है ना, यहाँ पे प्लस आएगा ना भाई, मैंने क्यों गलती की करते रहूँ, मैंने कहाँ पे यहाँ पे गलती की, यहाँ पे प्लस आना था, कहीं पे तो हमने गलती की है, गलती की है, गलती की है, गलती की है। ओह माय गॉड, हमने कहाँ गलती की है पता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में सबसे घटिया गलती की है मैंने। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, पूरा अपोजिट करो, पता नहीं क्यों किया आज मैंने, आज सबसे घटिया वीडियो गई मेरी आज तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है ना, इक्वल टू एस भी लेना है, एस यानी कि डिस्टेंस होता है, ठीक, तो इसको हटाओ, एस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as माइनस यू स्क्वायर, है ना, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे तो u माइनस में था ना, u माइनस होगा ना, इतना तो पता है ना कि 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर करना था ना, आज मैं सब जगह गलती करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, तो ये होगा
और यहीं से ये डिराइव होके कहाँ गया, ये बन जाता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन में प्रॉब्लम आई थी, मेरी भी आई थी। ठीक है, आप सबके सामने ही किया, इसलिए डेरिवेशन में थोड़ी बहुत गलती आई है और ये कॉमन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, मैंने भी की है, आप भी कर सकते हो। आप ना करो इसलिए ये वीडियो देख लेना। ठीक है, तो बाय।